हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी साहब है अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे खास मौके पर हमें वक्त दिया। सबसे पहला मेरा सवाल सर, 20 साल हो गए, मैं इंडिविजुअल आपके ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, 20 साल बहुत वक्त होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो कमोडिटी बाजार दुनिया के बाकी बाजारों के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। क्या लग रहा है, क्या चूक हो गई हैं? इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या चूक हुई है? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आप तीसरे साल में पदार्पण कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। चैनल को, आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को, और हमारी तरफ से सब दर्शकों को भी बधाई कि एक और चैनल यहाँ हिंदुस्तान में आ गया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़, अगर आप ये कहते हैं कि 20 साल बहुत बड़ी बात है, तो नहीं। आपने जब कमोडिटी मार्केट को देखते हैं तो शिकागो सबसे पुराना वो है, और शिकागो आज की तारीख में 150-170 साल पुराना है। और अगर शिकागो को भी देखेंगे आप, तो पहले 50 साल तक वही हुआ था जो हमारे देश में हो रहा है। उतार चढ़ाव, कभी बैन हो रहे हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ हो रहे हैं, ये शिकागो में हुआ था। तो अमेरिका जैसे देश में अगर ये हो सकता है, तो हिंदुस्तान में मतलब बहुत ही नई चीज़ है। यहाँ पर बहुत कम लोगों के वायदा बाजारों के बारे में पता है, तो इसलिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ हो सकते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये उतार चढ़ाव होना थोड़ा ज़रूरी भी है, ताकि लोगों को इनकी जो अहमियत है वो पता चले। आज की तारीख में यह है कि पिछले साल तक जो डिमांड करते थे कि इसका वायदा नहीं होना चाहिए, सोयाबीन वाले जैसे, वो कहते थे कि सस्पेंड करो। आज की तारीख में जो सस्पेंड करो बोलते थे, वो ये चाहते हैं कि सोयाबीन वापस आ जाए फ्यूचर्स मार्केट में। तो लोगों को अहमियत तब पता चलती है जब कोई चीज़ नहीं होती है। पहली चीज़ तो यह है कि आज रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ना किसान के पास है, ना ट्रेडर के पास है, ना इम्पोर्टर के पास है, ना एक्सपोर्टर के पास है। जब फ्यूचर मार्केट होता है तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। दूसरा यह है कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है जो कमोडिटी मार्केट में आना चाहिए, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पॉलिसी में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आप सस्पेंड कर देते हो, बैन कर देते हैं, तो फाइनेंशियल प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा कतराते आने से, पता नहीं कब कमोडिटी बैन हो जाए। अगर आप स्टॉक लिमिट लगा रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, इससे होता यह है कि थोड़ी सी अनसर्टनिटी पैदा हो जाती है। जब मार्केट में अनसर्टनिटी पैदा हो जाती है तो जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अच्छी नहीं लगती। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगेगी कि मार्केट अनसर्टन हो। जब आपकी पॉलिसी में कंटिन्यूएशन होगा, पॉलिसी में कोई बदलाव होने की आशंका नहीं होगी, तब इन्वेस्टर आते हैं। तो हमारे लिए मतलब 20 साल में एक अनुभव यह है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो हुआ है, हर 3-4 साल में कोई ना कोई कमोडिटी बैन हो जाती है, तो वो थोड़ा इस मार्केट के लिए मतलब निराशाजनक नहीं कहूँगा, पर थोड़ा हमारे लिए थोड़ी दुर्घटना सी साबित हुई है। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मार्केट के लिए ये ज़रूरी है कि आपका साथ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा डेवलप होना चाहिए। जैसे आपकी वेयरहाउसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये दोनों अगर आपके साथ रहेगी, लॉजिस्टिक्स पूरा साथ में रहेगा, तो आपकी क्वालिटी भी बढ़ने लग जाती है। तो ये हमारे देश में शुरू हो गया है, जैसे सेबी आ गई है, WDRA आ गया, तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारी उम्मीद यह है कि अगले 2-4-5 सालों में इस मार्केट की जो महत्ता है सभी पॉलिसी मेकर्स को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो ये मार्केट में जो बैन कमोडिटी वापस आ जाएंगी, नई कमोडिटीज़ और आ जाएंगी, और उसके बाद ये मार्केट दौड़ने लग जाएगा। ओके सर, आपने नई कमोडिटीज़ की बात कर ली, तो मैं अगला सवाल मेरा यही होगा कि कौन कौन से नई कमोडिटीज़ आप लोग एनसीडीएक्स पर लेके आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटीज़ होती है जिसको आपको भी डर लगता हो इसको लॉन्च कर दे, फिर कहीं बैन ना झेलना पड़े। तो आप भी चाह रहे होंगे कि ऐसी कमोडिटी लाया जाए जिसको बैन ना झेलना पड़े और थोड़ी साइडलाइन भी हो और लोगों का भी ट्रैक्शन दिखे। ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ है जिस पे आपका विचार चल रहा है या अप्रूवल के लिए सेबी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ है उससे हम थोड़ा इस वक्त दूर रह रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछली जो 7 कमोडिटीज़ बैन हुई थी उसमें हमारा एक्सचेंज में कम से कम 70% वॉल्यूम जो है चला गया था। तो इसलिए अब जो नई कमोडिटीज़ हम जो ला रहे हैं वो ऐसी ला रहे हैं जो सेंसिटिव नहीं हो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक कमोडिटी मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के लिए भी बहुत अच्छा है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो है कार्बन क्रेडिट्स का। तो कार्बन क्रेडिट्स जो प्रपोजल है हम सभी को भेज चुके हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर अप्रूवल मिल जाएगा। ये अपनी तरह का शायद दुनिया में अगर जल्दी मिल जाता है तो हमारा पहला होगा, नहीं तो दुनिया में दूसरा प्रपोजल होगा। टोक्यो अभी लॉन्च कर रहा है 11 अक्टूबर को, उसके बाद हो सकता है हिंदुस्तान दूसरा देश होगा जो कार्बन क्रेडिट्स पे फ्यूचर मार्केट लॉन्च करेगा। तो ये बहुत जल्दी हमारी लाने की उम्मीद है। उसकी काम कर रहे हैं हम, जैसे अब आज हमने शुरू किया, मतलब पिछले महीने हमने शुरू किया है वेदर फ्यूचर्स के लिए काम करना। अब उसमें तो नॉन ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। पर जो ये फ्यूचर्स
उसको मतलब जैसे अब अमेरिका में देखें तो आइस फॉल कितना होगा उसके ऊपर होता है। हमारे यहाँ आइस तो नहीं है, तो हमें वेदर को देखना है तो रेनफॉल देखना है। तो आईएमडी, स्काई मैट, मिनिस्ट्री सबके साथ मिल के इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। तो अभी हमने काम शुरू किया है, हो सकता है 2 साल बाद हम इसे लॉन्च कर दें। तो इस तरह से कार्बन बड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, अभी हम लॉन्च कर देंगे, ये 2 या 3 साल बाद बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो हम लोग अब इस तरह के देख रहे हैं। हमने स्टील लॉन्च किया है, तो हम धीरे धीरे अब मेटल्स में घुस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टिन भी ले आए। हम इंडोनेशियन स्टॉक एक्सचेंज से इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हम वो वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हिंदुस्तान में लॉन्च कर देंगे। ओके, यानी काफ़ी सारी आप जानकारी दे रहे हैं। एक तो टिन के कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार चल रहा है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। कार्बन क्रेडिट दुनिया का दूसरा, एक तो अभी टोक्यो पे लॉन्च होने वाला है अक्टूबर के महीने में, और बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भी आप विचार कर रहे हैं। वेदर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नॉन ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आपके पास मौजूद है, और इसको ट्रेडिंग यूनिट में भी आप इसको बदलना चाह रहे हैं। और बिल्कुल भारत जैसे देश में जहाँ पे आप मॉनसून पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तो होने भी चाहिए। मैंने सनफ्लावर ऑयल के बारे में भी सुना था, उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार चल रहा है, या सेबी के पास आप लोगों ने मंजूरी के लिए भेजी हुई है? क्योंकि आपके पास, और अब मूंगफली तो आपने एक लॉन्च कर दिया है, इसके बाद अब क्या उस पर विचार चल रहा है? जैसे आपने कहा, सनफ्लावर का कॉन्ट्रैक्ट हम सेबी को भेज चुके हैं, उनकी मंजूरी के लिए। जैसे मंजूर होगा हम उसे लॉन्च कर देंगे। मूंगफली का कॉन्ट्रैक्ट हमने पिछले साल लॉन्च किया था, बट वो जब खत्म हो रहा था उस वक्त लॉन्च किया था। तो अक्टूबर से अब नया सीज़न शुरू होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्केट का पूरा सपोर्ट इस मूंगफली के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें मिलेगा। ओके सर, फिर से हम बात कर लेते हैं अब जागरूकता को लेकर। जागरूकता ग्राउंड तक पहुंचाने की बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सेमिनार में जाता हूं तो मैं यही बोलता हूं, सीपीआई प्रेसिडेंट से बात होती है तो उनको लगता है कि मैं इंडिविजुअल इस तरह की आलोचना, मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं कि ग्राउंड पर लोगों को कमोडिटी वायदा बाजार को लेकर उनकी जागरूकता बढ़े, कैसे इसका दायरा बढ़ाया जाए। हम आमतौर पे क्या करते हैं, महानगरों में बड़े बड़े इवेंट करते हैं, सेमिनार करते हैं, इससे ग्राउंड पर जो किसान बैठे हुए हैं, पीओज बैठे हुए हैं, जो वहाँ के छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं, वो हर कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपको स्पॉन्सर्ड मिल जाएंगे, लेकिन आपको रियल फ़ायदा ग्राउंड पर नहीं होगा, जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए क्या आगे की तैयारी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोगों की क्या है, इसलिए मेरा सवाल है। देखिए, इसमें 2 तरह की प्लानिंग करनी है। एक तो हमें कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स भी लाना है, कमोडिटी मार्केट में अवेयरनेस भी बढ़ानी है लोगों के अंदर। अब आप ये देखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जो बीकॉम पढ़ रहा होगा या बीए पढ़ रहा होगा, इस तरह का जो स्टूडेंट होगा, उसको कमोडिटी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, यही बंदा आगे चल के जब नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा तो उसकी जेब में पैसे होंगे, वो इक्विटी में लगा रहा है, कमोडिटी में आज की तारीख में नहीं लगा रहा है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं बन पा रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स में, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस विचार से हमने पिछले साल एक प्रोग्राम शुरू किया। 20 कॉलेजेस में हमने कमोडिटी कनेक्ट करके एक प्रोग्राम शुरू किया। 30 घंटे का हमने ट्रेनिंग दिया है। हमारा जो IPFT ट्रस्ट है उसके थ्रू 20 कॉलेजेस में, उन कॉलेज में हम 3 स्टेट्स में अलग अलग गए, जैसे कोल्हापुर जैसी जगह गए, मुंबई में भी किया, गुजरात में भी गए। इस साल हम 50 कॉलेजेस में जाएंगे। तो हम पहले तो एक तो कॉलेज कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे जो आने वाली जनरेशन है उसको पता चले, ये पहली चीज़ हुई। दूसरा ये है कि आपने बोला कि गांव में कैसे करें। अब NCDX तो एक अकेली संस्था तो जा नहीं सकती, तो हम ये कर रहे हैं कि FPOs जो हैं उनके माध्यम से हम कैसे किसानों के साथ पहुँचें। तो हम FPOs के लिए इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, और FPOs के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मतलब ये उद्देश्य है, जैसे अभी 9 तारीख को हम नाबार्ड के साथ मिलकर एक संगोष्ठी कर रहे हैं बर्ड लखनऊ में, कि FPO के माध्यम से इस मार्केट को कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि FPO जो है एग्रीगेशन है, और अगर FPO अपने फार्मर्स को, अपने मेंबर्स को जो हम बता रहे हैं वो उनके पास पहुंचा दे, तो अपने आप जो जैसे कहते हैं कि जो हमारा जो मैसेज है वो अपने आप बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे आज की तारीख में 500 FPO से जुड़ गए, तो 500 FPOs का मतलब है 10 लाख किसान, पर आज की तारीख में देश में 10,000 FPOs हैं, तो भी 20 गुना काम और इसमें करना है। हम जानते हैं कि ये बहुत मतलब बड़ा काम है, NCDX अकेला नहीं कर सकता, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने मतलब CPI जैसे हैं संगठन हैं, इन सब के साथ जुड़ के, इनको साथ में जोड़ के इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बढ़ाते रहें, और कमोडिटी वायदा का बाज़ार जो एक बड़े शहरों तक, मेट्रोज तक सीमित है, वो छोटे शहरों में और रियल अलग अलग सेंटर्स पे, जो रियल सेंटर्स है जहाँ एग्री का असल कारोबार होता है, उन लोगों को आप जागरूक करें और एक वायदा बाजार को आप आगे बढ़ाएं। लेकिन अब मेरा सवाल है पॉलिसी को लेकर। सर, पॉलिसी में आप क्या बदलाव चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि सरकार से ऑप्शंस को लेकर बढ़ावा दिया जाए, किसानों को कुछ सब्सिडी दी जाए ताकि किसान भी जागरूक भी हो और अपने रिस्क को भी कम करे। MSP की बजाय अगर वो ऑप्शंस के प्रीमियम की सब्सिडी दी जाए उनको, तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, उनके रिस्क भी कम हो जाएंगे।
देखिए, मैं एमएसपी के बजाय नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट आपको एक मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो है ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसको अगर हम इनिशियली सब्सिडाइज कर दें तो हो सकता है कि पहले साल या 2 साल उसको सब्सिडाइज कर दे, तीसरे साल से अगर फार्मर्स को या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आता है कि ये ऑप्शन अगर मैं खरीद लेता हूँ, जैसे अगर आप स्कूटर या कार खरीदते हैं, आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो इसलिए कि स्कूटर का या कार का एक्सीडेंट होगा तो अपनी जेब से पैसा नहीं लगेगा, जो छोटा प्रीमियम 5-10% उसमें आपको पूरा खर्चा निकल जाता है। तो किसान को जब ये समझ में आ गया कि मेरी प्राइस रिस्क जो है वो इस ऑप्शन से कवर हो रही है, तो हो सकता है कि 2 साल के बाद उसको कोई सब्सिडाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। 2-3 साल की बात है, अवेयरनेस रेजिंग और 2-3 साल की सब्सिडी, अगर ये हो जाएगा तो एमएसपी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि दिस विल रिप्लेस एमएसपी, बट दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर मनी, मतलब जितनी अदर कमोडिटीज़ हैं। स्टेपल फूड छोड़ दीजिए, पर जैसे हल्दी है, इसमें अगर आप इसको शुरू कर दें तो हल्दी के फार्मर्स 3-4 साल में अपने आप ही खुद ऑप्शन खरीद के इसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से जो प्राइस इंश्योरेंस आज की तारीख में हमारे देश में नहीं है, वो शुरू हो जाएगा। शुक्रिया अरुण रास्ते साहब, आपने तमाम मुद्दों पर बात की और बेबाकी से अपनी आपने राय रखी कि क्या क्या करना चाहिए कमोडिटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कमोडिटी वायदा को बढ़ाने के लिए, और आगे और कैसे हम इस मार्केट को आम लोगों तक, किसानों तक इसका फ़ायदा पहुंचाते थे। शुक्रिया सर, 18 स्वदेश को समय देने के लिए।